हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी आपके इम्यूनोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CSIR नेट, गेट BT वगैरह के एग्ज़ाम्स में ये बहुत पूछा जाता है और क्या क्या पूछा जाता है वो भी मैं इस टॉपिक में डिस्कस करूँगा और ट्रिक्स भी इस टॉपिक में डिस्कस करूँगा। तो इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, व्हाट इज़ ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी जो है एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी और बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, आपकी बॉडी डिस्टिंग्विश कर सकती है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश करने का क्या मतलब है, जैसे कि ये मेरे सेल्स हैं, ठीक है, ये मेरे सेल्स हैं, बट अगर मेरे सेल्स में या मेरी बॉडी के अंदर बाहर से कोई चीज़ आ जाए या बाहर से कोई प्रोटीन या बाहर से कोई सेल या बाहर से कोई पैथोजन मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो मेरा इम्यून सिस्टम ये पहचान लेता है कि ये तो अपनी बॉडी के सेल्स हैं बट ये चीज़ जो बाहर से आ रही है वो बाहर की है, वो हमारी बॉडी की नहीं है। ये पहचानना लॉजिकली भी ज़रूरी है क्योंकि फिर अगर ये पहचान ही नहीं हो पाएगी तो फिर हम दूसरी चीज़ों को अटैक कैसे करेंगे या बाहर से आए हुए पैथोजन को अपनी बॉडी से निकालेंगे कैसे। तो ये इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन हमारी बॉडी में रहता है कि दिस इज़ सेल्फ एंड दिस इज़ नॉन सेल्फ। ठीक, तो सेल्फ मतलब अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर्स जैसे सेल्स, टिश्यूज अपनी बॉडी वाले। नॉन सेल्फ मतलब जो बाहर से आ रहे हैं, ऐसे पैथोजेंस, ऐसे सेल्स, ऐसे एलर्जेंस जो बाहर से आ रहे हैं वो नॉन सेल्फ हो गए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, इसी जो ये डिस्क्रिमिनेशन करने का जो काबिलियत है या कैपेसिटी है हमारी बॉडी के पास, दैट इज़ कॉल्ड एज इम्यून टॉलरेंस। दैट मीन्स हम अपने सेल्स को टॉलरेट कर सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम अपने सेल्स को टॉलरेट कर सकता है बट बाहर से आने वाले सेल्स को टॉलरेट नहीं कर सकता। इसी कॉन्सेप्ट को बोल रहे हैं इम्यून टॉलरेंस। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ऐसी कंडीशन जहां पे आपका इम्यून सिस्टम जब ये समझ नहीं पाता है कि ये सेल्स अपने हैं और ये सेल्स दूसरे हैं, बाहर से आए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, आपके इम्यून सेल्स या आपकी एंटीबॉडीज़ या इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, ऐसे सेल्स जो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट हैं, ये नुकसान पहुंचाने के लिए आपके जो इम्यून सेल्स हैं जो जिनका रेगुलर काम क्या है, दूसरे पैथोजेंस को किल कर देना, बट यहाँ पे क्योंकि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं अपने और पराये के बीच में, तो वो क्या कर देते हैं, गलती से अपने सेल्स को भी नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को या इसी चीज़ को ऑटो इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे सेकंड पॉइंट देखेंगे तो कंडीशन इन विच स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स से हम समझ सकते हैं कि ऐसे सेल्स जो कंपिटेंट हैं, ऐसे सेल्स जो सक्षम हैं नुकसान पहुंचाने में, वो एक्टिवेट हो जाते हैं या फिर एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं। किसके अगेंस्ट, सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट, मतलब अपने खुद के सेल्स के अगेंस्ट, अपने खुद की बॉडी के अगेंस्ट वो एक्टिव कंडीशन में आ जाते हैं, जिससे कि अब हमारी बॉडी को ही नुकसान होने लगता है। इसी टेंडेंसी को, इसी चीज़ को हम लोग ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक, अब अगर आप इस शब्द को देखें ऑटो इम्यूनिटी, तो इस शब्द का जो नाम है ऑटो इम्यूनिटी, इसका मतलब जनरल मतलब कोई भी इंसान यही निकालेगा कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ। ठीक है, प्रोटेक्शन, इससे ऑटो मतलब क्या हो गया, सेल्फ, इम्यूनिटी मतलब प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ, बट एक्चुअली में इसका मतलब कुछ और होता है, इंजरी टू सेल्फ होता है इसका मतलब। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो मैंने मेंशन किया है इट इज़ इंजरी टू सेल्फ, खुद को इंजरी पहुंचाना, ना कि प्रोटेक्शन। तो इसी वजह से ये जो टर्म है ये थोड़ा सा अपने मतलब को समझाता नहीं है, इसलिए कई बार इसको थोड़ा कंट्रोवर्शियल बोला जाता है। बट आपके लिए आप इतना समझिए कि ऑटो इम्यूनिटी का मतलब जब कंपिटेंट सेल्स आपकी बॉडी को खुद को नुकसान पहुंचाने लगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी। तो ये हो गया पहली स्लाइड। मुझे उम्मीद है कि इतनी चीज़ ज़रूर समझ में आ गई होगी।
अब बिना देर किए हुए चलते हैं सेकंड स्लाइड के ऊपर। तो सेकंड स्लाइड में आप देख सकते हैं पहला पॉइंट जो है वो ये बता रहा है कि एक्चुअल में होता क्या है जब ऑटो इम्यूनिटी होने लगती है, यानी कि कॉम्पिटेंट सेल्स या एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट हो जाएंगी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो होगा क्या, बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे ऑर्गन्स क्या होंगे, वो उनके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ और टी सेल्स, सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स हम उनको बोल सकते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, या ऑटो एंटीबॉडीज बोल सकते हैं क्योंकि वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम कर रही हैं। तो ये दोनों हमारे सेल्स को, हमारे प्रोटीन्स को, हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने लगेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस केस में ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। तो नाम याद रखिएगा, हाशीमोटोज थायरोइडाइटिस। ठीक है, तो हाशीमोटोज थायरोइडाइटिस में क्या होगा, आपकी एंटीबॉडीज यानी कि ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है और आपके सेल्स को या आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। वहीं अगर हम बात करें रिएक्टिव, सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स की, तो अभी भी मैंने बताया या तो ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट हो रही होंगी या सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स जनरेट हो रहे होंगे। तो अगर आपसे पूछे कि सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो एग्जाम्पल है इसका रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में क्या होता है, सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग और भी बातचीत करेंगे आगे। इतनी बातचीत समझ में आने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऑटो इम्यून डिजीजेज होती क्यों है। तो ऑटो इम्यून डिजीजेज के होने के पीछे दो कारण हो सकते हैं मेजरली, अलावा इसके बहुत भी और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक कारण हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल कारण हो सकते हैं, वायरल डिजीजेस या हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकता है, साइको न्यूरल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो बहुत सारी तरीके के कारण हो सकते हैं इस तरीके की ऑटो इम्यूनिटी के डेवलप होने के लिए, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं कि जेनेटिक या इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स की वजह से जो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जो ऑटो इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो रही है, हम अपने लेवल के लिए जेनेटिक और इन्वायरमेंटल बेसिस को ही लेकर के चलेंगे, जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी हो रही है। ठीक, अगर मैं क्लासिफाई करने चलूँ कि ऑटो इम्यून डिजीजेस को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उसके दो तरीके हैं बेसिकली। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका क्या हो गया, अगर हम ये डिफाइन करें कि ऑटो इम्यून डिजीजेस किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर हो रही है या फिर पूरे के पूरे सिस्टम में हो रही है, पूरी की पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो इसी आधार पे पहला क्लास हो गया ऑर्गन स्पेसिफिक। जब हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज को देख रहे हैं तो वो हो गया ऑर्गन स्पेसिफिक। लेकिन अगर मैं पूरी बॉडी के अंदर देख रहा हूँ ऑटो इम्यून डिजीज का इफेक्ट, तो हम कहेंगे सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज। वहाँ पे पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज का इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा। तो ये हो गया पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट दूसरी स्लाइड का। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी मैंने बताया था कि ऑटो इम्यून डिजीज को आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो ऑर्गन स्पेसिफिक हो गया और दूसरा हमने पहला तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसका इफेक्ट कितना ज़्यादा इलेबोरेट है उसके ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं, और दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो कौन से टाइप के सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं इस ऑटो इम्यूनिटी के अंदर। दैट मीन्स टी सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स बन रहे हैं, या फिर ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है। इसके बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज किस टाइप की है। अब ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिजीजेस देखी जाती है कि वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को फॉलो करती है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑटो इम्यून डिजीजेस किस टाइप का इनहेरिटेंस फॉलो करती है। तो एक तो ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। अगर आपने थोड़ी बहुत जेनेटिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है क्या। ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जीन्स, अ ग्रुप ऑफ जीन्स एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का फिनोटाइप डिसाइड करते हैं, जैसे कि ह्यूमन हेयर कलर, जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर। वहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल जीन्स उस कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं और अपना एडिटिव इफेक्ट देते हैं कि
अपना उनके जो जीन्स होते हैं, जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस कैरेक्टर के लिए, वो अपना एडिटिव इफेक्ट देते हैं, अपना अपना कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं उस फिनोटाइप के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे दिए, जैसे कि ह्यूमन हेयर कलर वगैरह हो गया। तो इस अपने ऑटो इम्यूनिटी का जो पोर्शन है वहाँ पे यही रीज़न ज़्यादातर दिया जाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की वजह से होता है। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मैंने जैसे बताया बहुत सारे जीन्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें मेजर जो पार्टिसिपेशन होता है वो MHC जीन्स का होता है। MHC मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ इससे पहले इम्यूनोलॉजी लेक्चर सीरीज़ के अंदर, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं और उसके बाद फिर से यहाँ पे आ सकते हैं। तो MHC क्या करता है, MHC मेजर कंट्रीब्यूशन कर रहा है यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए, बट सिर्फ MHC करता है ये कहना गलत होगा। MHC के अलावा भी बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक। लेकिन उन जीन्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, वो सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स की तरफ, सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स को, और सेल्फ टॉलरेंस जो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ टॉलरेंस है उसको डेवलप करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स को सेलेक्ट करना मतलब क्या हो गया। जनरली क्या होता है, लिम्फोसाइट्स मतलब क्या हो गया, आप WBC मान करके चलिए अभी। जनरली ऐसे WBCs जो खुद की बॉडी को इफेक्ट करते हैं, खुद की बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे WBCs को हम नेगेटिवली सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि उनको रिमूव कर देते हैं, उनको किल कर दिया जाता है, उनको रिमूव कर दिया जाता है ताकि इन फ्यूचर हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन कभी कभी इस तरीके के जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसमें MHC के अलावा जो जीन्स हैं वो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स को सेलेक्ट करवा लेते हैं, पॉजिटिवली सेलेक्ट करवा लेते हैं, मतलब उनको रिमूव ना करके उनको इंक्लूड कर लेते हैं आपकी लिम्फोसाइट की पॉपुलेशन में। जब कभी ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, आगे चल करके ये सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो उम्मीद है कि ये स्लाइड भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपन बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि और भी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अब देखिए, वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हैं इस सिचुएशन को वर्सन कर देते, और ज़्यादा एग्रीवेट कर देते, बढ़ा देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं बेसिकली, को स्टिमुलेशन इन टिश्यूज़। बेसिकली जो आपकी टिश्यूज़ हैं, जो आपके नॉर्मल सेल्स हैं, उनके ऊपर जो सेल्फ एंटीजन होता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो सेल्फ एंटीजन जो होगा वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा आपके सेल्स या आपकी टिश्यूज़ के ऊपर, जिससे अगेन जो सेल्फ रिएक्टिंग एंटीबॉडीज़ हैं या सेल्फ रिएक्टिंग T सेल्स हैं वो आएंगे और उससे जाकर के बाइंड कर जाएंगे और नुकसान बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा एक काम और क्या कर सकते हैं, क्रॉस रिएक्शन बिटवीन माइक्रोबियल एंटीजन एंड सेल्फ एंटीजन। अब माइक्रोबियल एंटीजन और माइक्रोबियल एंटीजन मतलब जो पैथोजन के ऊपर एंटीजन पाया जा रहा था, और सेल्फ एंटीजन मतलब जो आपके सेल्स के ऊपर एंटीजन पाया जा रहा था। इनके बीच में क्रॉस रिएक्शन करवाते रहते हैं। अब इनके बीच में क्रॉस रिएक्शन होगा तो अगेन आपकी बॉडी कंफ्यूज होगी और वो उस पैथोजन जो एंटीजन था उसको ना किल करके आपके सेल्स के ऊपर इफेक्ट डालने लगेगी। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, अगेन ये पोर्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे एग्जाम्स में इसके पूछे जाते हैं, तो इसको याद करने का भी तरीका मैं आपको समझा दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी सुनते चलिए। सबसे पहले अगर मैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ सबसे पहला एग्जाम्पल जो आएगा वो होगा ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया, ठीक है। ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया, तो ये किस वजह से होती है, आपके RBC के ऊपर, रेड ब्लड सेल के ऊपर RH एंटीजन पाया जाता है, ठीक। अब उस RH एंटीजन को ये जो आपका ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है वो इसी RH एंटीजन को टारगेट करती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा RBC की लाइसिस हो जाती है। तो इसीलिए हीमोलाइसिस बोलते हैं ना, हीमोलाइटिक अनीमिया है तो हीमोलाइसिस हो गया। हीम आपका ब्लड हो गया, RBC का लाइसिस जिसमें हो रहा हो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया। बात करते हैं ग्रेव्स डिजीज़ की। एक्चुअली ग्रेव्स डिजीज़ नाम आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट ये डॉक्टर ग्रेव जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले रिपोर्ट किया था उनके नाम पे ये डिजीज़ दी गई है। और यहाँ पे क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें होता क्या है, एक्चुअली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स जो हैं वो थायराइड के जो सेल्स है उसके ऊपर पाए जाते हैं। अब
इसका डिस्ट्रक्शन की वजह से थायराइड जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, ओवर प्रोडक्शन इसका होने लगता है। तो ये होता है ग्रेव डिजीज़ के बारे में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी जो माइलिन शीथ होती है, आपको पता होगा जो न्यूरॉन्स के जो बड़े बड़े लंबे लंबे एक्सॉन्स होते हैं उसके ऊपर माइलिन शीथ होती है। काम क्या होता है उसका, ताकि जो सिग्नल है जो माइलिन जो न्यूरॉन के अगेंस्ट या जो एक्सॉन के अंदर से जो फ्लो कर रहा है उसका लॉस ना हो। बेसिकली इंसुलेटर की तरीके से ये काम करता है, तो सिग्नल लॉस को रोकता है। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या हो रहा होगा, जो ये माइलिन शीथ है इसका डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। माइलिन शीथ के अंदर माइलिन बेसिक प्रोटीन पाया जाता है जिसके अगेंस्ट आपका इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है इन केस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। नेक्स्ट बात करें तो मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को टारगेट किया जाता है। अब आपको पता है कि न्यूरॉन से मसल्स कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब जब भी कोई सिग्नल ब्रेन से आता है तो न्यूरॉन के पास जाएगा, फिर न्यूरॉन से सिग्नल जाएगा मसल के पास, फिर आपकी बॉडी जैसा ब्रेन ने कहा होगा उस तरीके का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक तरीके का जो जंक्शन है वो डिस्टॉर्ट होने लगता है, वो ठीक से काम नहीं करता। ठीक, जब वो ठीक से काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि वहाँ पे सिग्नलिंग के लिए एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका है। इसीलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होने लगती है आपकी बॉडी में, जो इनवॉलेंटरी मसल्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते। तो ये हो गया आपका मायस्थीनिया ग्रेविस। र्यूमेटाइड आर्थराइटिस में क्या होता है, अननोन साइनोवियल जॉइंट एंटीजन, ये आपका है बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अननोन साइनोवियल जॉइंट एंटीजन जो है ये कहाँ है, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं ना, आपको पता होगा वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, ताकि वो जो मूवमेंट है, जॉइंट्स का जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्मूथ करवा सके। अब इस साइनोवियल जॉइंट एंटीजन, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है वहाँ पे साइनोवियल जॉइंट एंटीजन पाया जाएगा, जिसके अगेंस्ट अगेन आपका इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा इन केस ऑफ र्यूमेटाइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो जो ये है सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमैटोसिस, यहाँ पे डीएनए, हिस्टोन्स, स्नर्प्स के अगेंस्ट भी आपके इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, पैंक्रियाटिक बी सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाने के लिए, वो जो एंटीजन पाया जाता है बी सेल्स के ऊपर उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अब ये बी सेल्स जो है, बीटा सेल्स जो है वो अगेन आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। इंसुलिन का प्रोडक्शन होता ही नहीं है, बहुत बहुत कम होता है, जिसकी वजह से अगेन ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस कहलाता है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए तैयार रहिए इसको याद करने के लिए। हो सकता है मैच द फॉलोइंग या नॉर्मल कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए बाकी चीज़ें तो याद करने में दिक्कत नहीं है, जितना मुझे जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे जब याद करना होता था तो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया तो समझ में आता है, हीमोलाइसिस मतलब ब्लड से रिलेटेड है, और ब्लड से आप RH एंटीजन आसानी से याद कर सकते हैं। परेशानी कहाँ पे होती है, जैसे र्यूमेटाइड आर्थराइटिस में भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आर्थराइटिस कहाँ पे होती है, जॉइंट्स के अंदर होती है। जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है और साइनोवियल फ्लूइड में साइनोवियल फ्लूइड एंटीजन पाया जाएगा। ठीक, अब जो परेशानी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी आप देख सकते हैं, देखो कैसे याद कर सकते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस M फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है और M फॉर माइलिन शीथ होता है। ठीक, तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हो, माइलिन शीथ और M फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो ये आसानी से याद हो सकता है। और अक्सर जो दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है वो यहाँ पे होती है ग्रेव्स डिजीज़ में। तो अगर मैं ग्रेव्स डिजीज़ लिखूँ, GRAVE, ग्रेव्स डिजीज़, ग्रेव्स डिजीज़ होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर की वजह से। तो ग्रेव को मैंने इस तरीके से बांट दिया है, ग्रुप डिस्कशन, GR हो गया ग्रुप, या ग्रेव का GR जो हो गया उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रुप, और डिस्कशन DIS, ये हो रहा है ग्रुप डिस्कशन में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बात करनी है। ठीक, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बात करनी है। तो ये एक अच्छे से याद करने के लिए तरीका हो गया। नेक्स्ट जो मुझे जो याद करने में दिक्कत होती थी वो था मायस्थीनिया ग्रेविस। तो मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या है, माई ग्रुप मायस्थीनिया ग्रेविस, MYAS, मायस्थीनिया ग्रेविस ये डिजीज़ का नाम था। अब यहाँ पे क्या है, मैं मायस्थीनिया को MY लिख रहा हूँ और ग्रेविस का GR लिख रहा हूँ।
तो माय ग्रुप डिस्कशन, तो सबसे पहले क्या था, ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक क्या था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। और अब माय ग्रुप, माय जीआर, जो मेरा जो ग्रुप डिस्कशन था उसमें मैंने एस कर लिया। एस करने का मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, एस कर लिया। ACE मतलब एसिटाइल कोलाइन। माय ग्रुप डिस्कशन में मैंने एस कर लिया, तो माय एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर यहाँ से हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। बाकी सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस तो बहुत ही बेसिक है, ये तो DNA, हिस्टोन, SNRNP सब इसमें इंक्लूडेड है। टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में भी आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि यहाँ पे पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स जो है, सभी को पता है कि डायबिटीज़ जो है इंसुलिन के नॉन प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। पैंक्रियाटिक बीटा सेल एंटीजन ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उम्मीद है ये भी आपको दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।